गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आज से हम आपका आर्थिक भूगोल शुरू कर रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको इसका पीडीएफ दिया था। मैंने आपको आर्थिक भूगोल का, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था। तो देखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। और ये एमए प्रीवियस के लिए क्लास बनाई है मैंने, है ना। जो अभी नए स्टूडेंट आए हैं, है ना, तो वो आर्थिक भूगोल उनके सिलेबस में है। तो ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा, बाकी के सर पढ़ाएंगे आपको, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, है ना। तो देखिए, आर्थिक भूगोल का मतलब क्या है ना। तो देखिए, इस आर्थिक भूगोल का मतलब है कि मनुष्य प्राचीन काल से ही जो है कई प्रकार के संसाधनों का अध्ययन करता हुआ आ रहा है, कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग करता हुआ आ रहा है ना। प्रारंभ से ही जब मनुष्य ने काम करना शुरू किया था, जब से मतलब उसमें बुद्धि आई थी, उसी तभी से वो क्या कर रहा है, आर्थिक क्रियाकलाप कर रहा है। जैसे कृषि करना है, सबसे पहले उसने क्या किया, सबसे पहले उसने जानवरों को पालतू बनाया, उसके बाद उसने खेती बाड़ी की, है ना, कृषि जैसे संसाधनों का उपयोग किया, है ना। इसके बाद उसने क्या किया, अपने लिए अन्य संसाधनों को जुटाना शुरू कर दिया और प्रकृति से जो भी उसे संसाधन मिले उसने उसका क्या करना शुरू कर दिया, उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। तो देखिए, कई प्रकार के संसाधन होते हैं। मिट्टी भी एक संसाधन है जिससे हम कृषि करते हैं, है ना। तो आर्थिक भूगोल में अर्थ इसका यही है कि मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन ही क्या है, आर्थिक भूगोल है। क्या है, आर्थिक भूगोल है। देखिए, इसकी सबसे बढ़िया जो परिभाषा दी है वो जर्मन विद्वान गोर्स ने दी है ना। तो बताऊं आपको मैं, आर्थिक भूगोल में विश्व के विभिन्न भागों की उन विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है जिनका वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यानी आर्थिक वस्तुओं का उनका जो विवेचन, वैज्ञानिक विवेचन किया जाता है ना, कि उनका साइंटिफिक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल देखिए, इसमें जो आर्थिक भूगोल का अर्थ ये निकल के आता है कि आर्थिक भूगोल एक छोटा मोटा कोई वो नहीं है। इसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो काफी विशाल है ना। और जो आर्थिक भूगोल है अपनी अर्थव्यवस्था में भी ये काफी एक बड़ा परिप्रेक्ष्य रखती है ना। तो ये अपने आप में काफी बड़ा जो है परिप्रेक्ष्य रखती है, क्योंकि इसमें क्या है कि हम संसाधनों के विभिन्न प्रकार के तत्वों का अध्ययन करते हैं, उनके कारकों का अध्ययन करते हैं, उन संसाधनों का, तत्वों का, और उनका मानव के लिए क्या उपयोगी है, क्या उपयोगी नहीं है। तो इन सभी तत्वों का हम अध्ययन करते हैं ना। तो इसकी परिभाषा तो मैं पीडीएफ में दे दूंगा, है ना। और इसके अलावा देखिए, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है ना। तो पहला है आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन, है ना। आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन, यानी कि आर्थिक क्रियाकलाप जो कैसे फैले हुए हैं ना, संसार में कैसे फैले हुए हैं। आपको तो पता ही होगा कि जैसे विश्व में काफी बड़ा है ना, विश्व में कई सारे देश हैं, है ना। हर जगह पर एक आर्थिक परिप्रेक्ष्य नहीं प्राप्त होता है ना। जैसे क्या है कि मान लो कोई क्षेत्र तो क्या है, विकसित हो जाएगा। जैसे क्या है कि मान लो आपने देखा होगा, ग्लोब पर देखें तो विकसित देश ज्यादा जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है ना। क्योंकि वहां पर क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप कैसे हैं, उच्च स्तर के हैं वहां पर, है ना। उच्च स्तर के आर्थिक क्रियाकलाप मिलते हैं। और जो विकासशील देश हैं, है ना, जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो क्या है, वहां जो है विकास अभी इतना नहीं हुआ है, वहां जो है विकास अभी इतना नहीं हुआ है। और यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलाप जो है निम्न स्तर के मिलते हैं, है ना, निम्न स्तर के मिलते हैं। तो देखिए, फिर भी क्या है, आज भी जो है आर्थिक क्रियाकलापों का जो अध्ययन है, हम वितरण के आधार पर इसका जो अध्ययन किया जाता है वो आर्थिक भूगोल में ही किया जाता है ना। कि कहाँ पर कौन से उद्योग फैले हुए हैं, किस उद्योग में किस प्रकार का काम होता है। जैसे क्या है, आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो डेट्रॉयट है ना, या फिर जो शिकागो है ना। इसके अलावा जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे जापान का ओसाका है, ब्रिटेन का भी है ना, और मैनचेस्टर है। तो भारत का जो है आपका जो है होली प्रदेश है, कोलकाता होली प्रदेश है, या मुंबई प्रदेश है। तो ये सब कैसे हैं, ये आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्र हैं। ये आर्थिक क्रियाकलापों के क्षेत्र हैं। तो इन आर्थिक क्रियाकलापों का विश्व में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसी का अध्ययन है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है ना। इसके बाद देखिए, अर्थतंत्र का वातावरण से संबंध का अध्ययन। अब अर्थतंत्र का वातावरण से संबंध कैसे हो गया, देखिए आपको पता है कि मनुष्य अपने आर्थिक क्रियाकलापों के लिए पूर्णतः किस पर निर्भर है, संसाधनों पर निर्भर है। और संसाधन कहाँ से निकाले जाते हैं, या तो खनन करके निकाले जाते हैं, या फिर वो परिष्कृत किए जाते हैं। तो खनन की प्रक्रिया के दौरान भी प्रदूषण होता है
पर्यावरण में अवनयन होता है, और उसके बाद जब हम उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं और उनसे वस्तुएं बनाते हैं तो उनमें भी क्या होता है, उनमें भी कई प्रकार के जो है हानिकारक तत्व जो है वो निर्मुक्त होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब वातावरण में जाते हैं, है ना। तो वातावरण को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस आर्थिक भूगोल में ना केवल इस संसाधनों के अर्थतंत्र का ही अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अर्थतंत्रों का वातावरण पर पड़ने वाला प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है ना, कि हम जो अर्थतंत्र को यूज कर रहे हैं उनका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या वातावरण का जो है इस अर्थतंत्र से क्या प्रभाव हो रहा है। जैसे क्या है, विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, आपने देखा होगा चाइना में अक्सर शंघाई में जो है प्रदूषण की काफी तीव्रता रहती है ना, और जो संसाधन है उनका बुरी तरह से दोहन किया जा रहा है, तो उसका भी संबंध जो है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है ना। तो इसी वजह से क्या है, बहुत सारे तत्व जो ऐसे हैं जो अर्थतंत्र को वातावरण से संबंधित कर देते हैं, और अर्थतंत्र के साथ ही वातावरण का अध्ययन जो है अपरिहार्य हो जाता है, क्योंकि वातावरण में मनुष्य, खराब वातावरण में मनुष्य रह नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन पर इससे क्या होगा, संकट आ जाता है। तो अर्थतंत्र के साथ हमें वातावरण को भी अध्ययन बना करके करना होगा। यही इस अर्थ भूगोल का एक क्षेत्र भी है। देखिए, मानवीय व आर्थिक संसाधनों का अध्ययन, है ना। तो देखिए, संसाधन कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया ना। संसाधनों का वर्गीकरण जिम्बलमैन ने किया है। जैसे क्या है आपका नवीकरणीय संसाधन, अवनवीकरणीय संसाधन, है ना, सुलभ संसाधन, है ना, और शुद्ध संसाधन। तो कई प्रकार के संसाधन होते हैं। मानवीय भी इसी प्रकार का एक संसाधन है। देखिए, कोई भी संसाधन जब तक उपयोगी नहीं हो सकता जब तक कि एक मानवीय प्रक्रिया के तहत उसको प्रयोग में ना लाया जाए, है ना। और इसके लिए भी कुशल मानवीय श्रम हमको चाहिए, या कुशल मानवीय संसाधन चाहिए। जिस देश के मानव या मनुष्य जितने ज्यादा, नागरिक जितने ज्यादा वहां पर क्या होंगे, जो कुशल होंगे, उस देश के संसाधनों का उतना ही विकास होगा। जैसे जापान देख लीजिए, तो जापान पे क्या है कि जापान एक बहुत छोटा सा देश है जिसके पास खुद के अपने संसाधन भी ना होते हुए भी वो आज जो है इतना डेवलप है कि विश्व में वो अपना जो है कई चीजों में पहला दूसरा तो स्थान रखता ही है ना। तो आपने देखा कि मानवीय संसाधनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आर्थिक क्रियाकलापों में, और आर्थिक संसाधनों का भी अध्ययन जो है इसमें किया जाता है कि आर्थिक संसाधन कहाँ मिलते हैं, है ना। तो मानव और आर्थिक संसाधनों का, इसमें दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। जैसे आप अमेरिका में देखिए, तो अमेरिका में क्या है, मानव कम है परंतु संसाधन अधिक है। तो वहां पर क्या है, मानव संसाधनों का अनुपात जो है वो काफी अधिक है। यानी कि प्रति व्यक्ति अगर मानव के पास संसाधनों की गणना की जाए तो वह अमेरिका में मानवीय संसाधन काफी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। परंतु यदि हम भारत जैसे देश में जहाँ इतनी विशाल जनसंख्या है, वहां पर हम अगर मानवीय संसाधनों का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि ऐसा बहुत ही मुमकिन नहीं है। अमेरिका जैसे देश में क्या है कि अमेरिका देश में जो है संसाधन बहुत ज्यादा है परंतु मानव बहुत कम है ना। तो परंतु वहां पर जो मानव जो पाए जाते हैं वो काफी कुशल हैं, वो क्या है, तकनीक से ज्ञाता है ना, और तकनीक पर आधारित हैं, और वो उस तकनीक को प्रयोग करना भी बखूबी जानते हैं। परंतु भारत जैसे देश में क्या है, तकनीकी का अभाव तो है ही है, इसके बाद जो मनुष्य भी हैं वो अकुशल प्रकार के ज्यादा हैं, है ना। कुशल प्रकार का श्रम जो है कम है उनके पास, इसलिए इन संसाधनों का भी हम अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, है ना। तो संसाधनों के ज्ञान के लिए हमें मानवीय जो है, कुशल मानवीय होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है ना। इसके बाद देखिए क्या है, संसाधनों के वितरणों का अध्ययन। इसमें क्या है कि आर्थिक भूगोल संसाधनों का वितरण कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे पाया जाता है, कितना पाया जाता है। जैसे कुछ संसाधन आपको पता ही होगा कि संसाधनों का वितरण है वो पूरे विश्व में बहुत ही असमान है, कहीं पर एक समान जैसे संसाधन नहीं मिलते हैं। जैसे कि आप देखें किसी देश में, जैसे मध्य पूर्व के देश है, तो वहाँ कच्चे तेल का ये काफी बड़ा मात्रा पाई जाती है, जैसे डीजल है, पेट्रोलियम हो गया, ये सब वहाँ पर काफी पाया जाता है। परंतु कुछ संसाधनों का वहाँ पर बहुत अभाव है। तो संसाधन ऐसे मिलते हैं जैसे क्या है कि कुछ संसाधन तो आसानी से मिल जाते हैं, कुछ संसाधन आसानी से नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि संसाधन बहुत ही विरल भी हैं और सुलभ भी हैं, यानी कहीं पर तो संसाधनों की अधिकता है और कहीं पर संसाधनों की कमी है। तो ये भी संसाधनों का वितरण जो है प्रभावित होता है इससे, इसीलिए आर्थिक भूगोल में इन संसाधनों के वितरण का अध्ययन भी किया जाता है ना। फिर देखिए आर्थिक भूगोल की शाखाएं, देखिए आर्थिक भूगोल की शाखाएं क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसकी कई सारी शाखाएं भी है ना। देखो आपको बता दूं, आर्थिक भूगोल पहले वाणिज्यिक भूगोल ही कहा जाता था, परंतु बाद में जो है इसको आर्थिक भूगोल कहा जाने लगा। आपको बता दूं मैं, कुछ विद्वान हुए हैं एंड्री गार 1862, इन्होंने सबसे पहले क्या है एक किताब लिखी जिसका नाम था आर्थिक भूगोल, है ना।
आर्थिक भूगोल, है ना। इन्होंने इस किताब को नहीं, इन्होंने ये नहीं, इन्होंने विश्व भूगोल नामक किताब लिखी थी, विश्व भूगोल, जिसमें क्या है इन्होंने अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद एक जर्मन विद्वान आए थे गोत्स, इनका नाम था पूरा विल्हेम गोत्स। क्या नाम था इनका? विल्हेम गोत्स। इन्होंने 1882 में सबसे पहले आर्थिक शब्द को गढ़ा, यानी आर्थिक शब्द को सबसे पहले देने वाले विलियम गोत्स ही थे, है ना। जिसकी वजह से ये है आर्थिक भूगोल में इस आर्थिक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, है ना। तो ऐसे ही देखिए कृषि भूगोल है ना। तो देखिए कृषि में भी क्या होता है, हम कृषि संसाधन में क्या है, मिट्टी का अध्ययन करते हैं। कृषि में किसका प्रयोग होता है? मिट्टी का प्रयोग होता है। तो मिट्टी भी एक प्रकार का संसाधन है। तो कृषि भूगोल का भी अर्थव्यवस्था से काफी संबंध है, क्योंकि विश्व के कई सारे विकासशील देश ऐसे हैं जिनके मतलब अर्थव्यवस्था का आधार मात्र कृषि ही है। तो कृषि भूगोल का अध्ययन भी अपरिहार्य हो जाता है, इसलिए ये आर्थिक भूगोल से जुड़ी हुई एक शाखा भी है। इसके बाद औद्योगिक भूगोल है ना। इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योगों का अध्ययन किया जाता है, उद्योगों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है ना। तो उद्योग कैसे विकसित होते हैं, उद्योगों के लिए क्या आवश्यक तत्व हैं, उद्योगों के लिए क्या चीजें चाहिए और कैसे किस स्थान पर जो है उद्योग स्थापित किए जाते हैं। तो इन सब का अध्ययन कौन करता है? औद्योगिक भूगोल करता है। तो ये भी आर्थिक भूगोल की एक शाखा है। इसके बाद वाणिज्यिक भूगोल है ना, व्यापार से संबंधित होता है। विपणन भूगोल है, मार्केटिंग ज्योग्राफी है ना। विपणन भूगोल का अर्थ मार्केटिंग ज्योग्राफी मतलब ये कि मार्केट कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे मार्केट फैले हुए हैं, है ना। कहाँ पे मार्केट फैले हुए हैं, यानी कोई जो मार्केट है वो कितना डेवलप है या उसका प्रभाव क्षेत्र कितना है। जैसे मैं समझाऊंगा आपको, देखिए कुछ बाजार बहुत बड़े होते हैं जिनका प्रभाव क्षेत्र काफी व्यापक होता है, जैसे दिल्ली है ना। तो दिल्ली का जो व्यापार क्षेत्र है वो कई हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ है ना, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर डेली अप डाउन या आते जाते रहते हैं। तो इसका प्रभाव क्षेत्र काफी बड़े में फैला हुआ है ना। तो इसलिए दिल्ली का जो व्यापारिक क्षेत्र है वो भी काफी बड़ा है ना। तो मार्केटिंग ज्योग्राफी में यही अध्ययन किया जाता है हमारा कि जो बाजार है या बाजारों का आकार कैसा है या बाजारों की खिंचाव शक्ति कितनी है या पुश एंड पुल फैक्टर्स क्या हैं और बाजार जो कितनी दूर तक के उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं, है ना। तो ये सब जो है इसमें बाजार का पैटर्न सब जो है पैटर्न है बाजार की जो है वस्तुओं की प्रमुखताएं हैं कि बाजार में कौन कौन सी वस्तुएं बिकती है। तो इसका सबका अध्ययन किसमें किया जाता है? विपणन भूगोल में किया। इसके बाद देखिए संसाधन भूगोल है ना। संसाधन भूगोल में क्या संसाधनों का अध्ययन किया जाता है कि यहाँ पे जो धात्विक संसाधन है, अधात्विक संसाधन है या जीवीय संसाधन है, जो भी है ना, उन सबका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसके बाद अधिवास भूगोल है। तो अधिवास भूगोल देखिए आपको बता दूं मैं, अधिवासों का मतलब ही होता है सेटलमेंट्स, यानी कि बसावट, है ना। तो बसावट कहाँ हो जाती है? आपको पता है जहां पर भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं वहीं पर क्या होती है? बसावट पाई जाती है ना। आर्थिक क्रियाकलाप होने पर ही क्या होता है? बसावट पाई जाती है। जैसे मान लीजिए जमशेदपुर है, तो जमशेदपुर में क्या है? जमशेदपुर में एक आयरन स्टील इंडस्ट्री है, काफी बड़ा लोहे का कारखाना है ना। तो वहां पर क्या है? जमशेदपुर बसाई इसी वजह से है। तो बसावट यहाँ पर किसकी वजह से हुई है? इस कारखाने की वजह से बसावट यहाँ पर हुई है ना। तो अधिवास भूगोल भी इस अर्थव्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि कई ऐसे स्थान है जहां पर क्या उद्योग स्थापित हुए, उसके बाद वहां पर सेटलमेंट बस गए या लोगों के अधिवास वहां पर हो गए। तो क्या है? तो अधिवास भूगोल का अध्ययन भी इस आर्थिक भूगोल की शाखा के तहत ही किया जाता है। इसके बाद परिवहन भूगोल, देखिए ये भी जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है कि संसाधनों को लाना ले जाना जो है उसके लिए परिवहन एक महत्वपूर्ण शर्त है ना। क्योंकि हम जितने भी संसाधन होते हैं चाहे वो कुछ भी हो, है ना, तैयार माल या फिर कच्चा माल है ना, कच्चा माल है ना, और क्या है? तैयार माल है। तैयार माल को बाजार तक जो है पहुंचाना है ना, इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? परिवहन एक आवश्यक शर्त हो जाती है ना। तो देखिए जो भी हमारे जो औद्योगिक बंधु हैं वो क्या करते हैं, वो परिवहन को पहले महत्व देते हैं कि परिवहन कहाँ सस्ता पड़ेगा, उसी स्थान पर वो अपना उद्योग स्थापित करते हैं। जैसे क्या है, कुछ उद्योग होते हैं जो उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं। जैसे क्या है, लोहा इस्पात उद्योग है ना। तो लोहा इस्पात उद्योग में क्या होता है? भारी उद्योग है, तो इसको उसी स्थान पर स्थापित करते हैं जहां ये इसके लिए जो आवश्यक वस्तुएं वो मिल जाती है, यानी संसाधन जो मिल जाते हैं। क्या है? इसके लिए कोयला है ना, लोहा ऐसे चाहिए। तो इनको क्योंकि ये बहुत ही भारी होते हैं वजन में,
है ना, और इनको परिवर्तित करना बहुत महंगा पड़ेगा, इसलिए ये उद्योग जो है वही उसी स्रोत के निकट ही स्थापित कर दिए जाते हैं। परंतु कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की जरूरत इतनी नहीं पड़ती है, तो ऐसे उद्योग जो है, या जिन पर क्या है भार ह्रास का प्रभाव नहीं पड़ता है या वजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे उद्योगों को हम स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छंद, फुटलूज उद्योग कहते हैं इनको, है ना, इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ऐसे उद्योग जो बाजार में ही स्थापित कर दिए जाते हैं। क्यों स्थापित किए जाते हैं? जैसे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, या फिर क्या हीरे का, है ना, सोना चांदी का, है ना, तो ये सब चीज कैसे फुटलूज उद्योग है ना, बाजार में भी स्थापित किया जा सकता है ना। इसके अलावा ये परिवहन भूगोल, तो इसका संबंध देखिए इतने सारे इससे संबंधित है। तो मैंने आपको इसके आर्थिक भूगोल के अर्थ बताया, विशेष क्षेत्र बताए और इसकी शाखाएं बताई, है ना। तो फर्स्ट पेपर में ये सभी में कॉमन होता है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। नॉर्मल पेपर है, क्वेश्चन है ये तो, और ये लगभग पेपर में 100% आता भी है ना। तो कल हम इसके लिए देखिए नया चैप्टर शुरू करेंगे आपकी अगली टॉपिक पर। तो मैंने आज से आपका शुरू कर दिया है ये, है ना, मैं आपको PDF में दे दूंगा इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद आपका नया टॉपिक चलेगा तो उसको हम कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।